ओके। हेलो एवरीवन दोस्तों, आज मैं अलग कुछ कवर कराने वाला हूँ। मैं ऑडिट के बेसिक्स को कवर कराने वाला हूँ। सर, सीए इंटरमीडिएट में आप एक्सटर्नल ऑडिट का सिलेबस पढ़ रहे हो, यानी कि आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट या जिसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट भी बोलते हो, ठीक है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट बोलते हो। दोस्तों, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करता हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली होते क्या है। सर, अगर मैं सेक्शन 240 की बात करता हूं, कंपनीज एक्ट 2013 की, तो मेरे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अगर मैं सेक्शन 8 कंपनी हूँ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट और कोई भी एक्सप्लेनेटरी नोट जो इन पांचों को लगती रहेगी, तो मैं वो अटैच कर देता हूँ। ये सब मिला के मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है और मैं हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करता हूँ। अब दोस्तों, आपको एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो आपको कारो 2020 के 20 क्लॉजेस एप्लीकेबल हो जाते। लेकिन मान लो अगर आप सीएफएस यानी कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हो तो बेटा आपको क्लॉज 21 भी एप्लीकेबल हो जाता है। ओके, आई होप द पॉइंट इज क्लियर। अच्छा एरिया है कि जहां पे एमसीक्यू ये आपसे पूछ लिए। दोस्तों, अब मैं ऑडिट क्यों करता हूं? ताकि मैं एक ओपिनियन फ्रेम कर सकूं। और ओपिनियन में अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास दो टाइप ऑफ ओपिनियन है। सबसे पहले एक तो मेरा ठीक है, देखो, मैं ऑडिट क्यों करता हूं? ताकि मैं एक ओपिनियन बना सकूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कि जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सर वो कितने ट्रू एंड फेयर है। क्योंकि सर, जो मेरे शेयर होल्डर है, स्टेक होल्डर से, वो ऑडिटर पे भरोसा रखते कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि हाँ, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो मेरा काम है कि मैं एक ओपिनियन को फ्रेम करूं और वो ओपिनियन एक्सप्रेस करूं। सर, कैसे बयां करूं? एक रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट से। ओरल नहीं बेटा, रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट बकायदा आपको देना पड़ता है। और दोस्तों, यहां पे जो भी ओपिनियन है मेरा, वो एक तो दो टाइप में हो सकता है। ओपिनियन मेरा दो टाइप में हो सकता है। एक तो मैं देता हूं सर मॉडिफाइड ओपिनियन, या एक होता है मेरा अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अनमॉडिफाइड ओपिनियन मतलब क्या? जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वैसे के वैसे, यानी कि वो एक्चुअली एक्यूरेट है, तो ये होता है मेरा अनमॉडिफाइड ओपिनियन। यानी कि यहाँ पे तो कुछ बात ही नहीं है। इसको मैं क्लीन ओपिनियन भी बोलता हूँ। एमसीक्यू में अच्छा एरिया ये उठा सकता है। और एक होता है दोस्तों मेरा मॉडिफाइड ओपिनियन, जिसमें तीन बच्चे आते हैं। एक आता है मेरा क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स, और एक आता है बेटा डिस्क्लेमर। अब मैं मॉडिफाइड कब देता हूं? जब मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है, ठीक है। अब मिस स्टेटमेंट मतलब क्या सर? मिस स्टेटमेंट मतलब डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल देखो, मिस स्टेटमेंट मतलब क्या? मिस स्टेटमेंट मतलब डिफरेंस होता है। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन जो भी आपके अमाउंट एक्चुअल में आने चाहिए थे और जो भी आपके अमाउंट एक्चुअल में आए हैं, वो वरायंस जो होता है ना बेटा, वो वरायंस होता है आपका मिस स्टेटमेंट। और अगर वो वरायंस इतना सिग्निफिकेंट है कि आपकी डिसीजन मेकिंग ही चेंज हो जा रही कंपनी के ओनर की, तो उसको अपन बोलते हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी कि जो आपके इकोनॉमिक डिसीजन को काफी ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों, अगर ये मिसस्टेटमेंट है और मिसस्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसे है कि वो एक, यानी कि वो एक पर्टिकुलर एरिया को अफेक्ट नहीं कर रहा है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल को अफेक्ट कर रहा है, या मान लो कोई पर्टिकुलर एरिया को अफेक्ट कर रहा है, पर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेजर पोर्शन को सिग्निफिकेंट कर रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल, मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 100% एरिया है और आपका 80% एक ही एरिया है पर वो अफेक्टेड है, तो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उसका इफेक्ट आ जाता है। और दोस्तों, या फिर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ ऐसे डिस्क्लोजर है या डिस्क्लोजर दिए ही नहीं गए जो आपके यूजर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप ये आपको चीज क्लियर हो रही है। और दोस्तों, इसी के हिसाब से आप क्या करते हो? आप आपके ओपिनियन को मॉडिफाई करते हो। अब मॉडिफिकेशन में एक तो आपको क्वालिफाइड ओपिनियन आता है, यानी कि सर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफरेंसेस है, पर वो डिफरेंसेस इतने भी ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। वो मटेरियल है सर, पर वो परवेसिव नहीं है, और यहाँ पे आपको सफिशियंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया है और आपने कंक्लूजन मार दिया है कि भाई इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं है, तो बेटा आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे देते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई मटेरियल भी है और परवेसिव भी है, तो आप एडवर्स ओपिनियन लिखते हो। एडवर्स ओपिनियन में आप बकायदा वर्ड यूज करते हो कि दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू, यानी कि बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसा है वैसे एक्चुअल में है नहीं, है ना। और दोस्तों, ये सबसे डेंजरस है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में बेटा आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं
मिल रहा है सो दैट आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सके कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। पर आपको ऐसे लग रहा है कि जो भी पॉसिबल इफेक्ट है वो काफी ज्यादा परवेसिव हो सकते हैं, तो आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हो, यानी कि ऑडिटर डायरेक्ट हाथ ऊपर कर देता है कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है एंड वी डू नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन ऑफिशियली। तो बेटा ये वर्डिंग आपका आना चाहिए, और वी हैव बीन एंगेज टू ऑडिट, यानी कि बहुत ज्यादा डेंजरस होता है कि हम ऑडिट में एंगेज थे पर हमको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला ही नहीं है सो दैट हम कंक्लूड कर सके कि ये जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और वो परवेसिव भी है ना। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर है दोस्तों। अब यहां पे ऑडिटर क्या करता है, सर ऑडिटर कभी गारंटी नहीं दे सकता। मान लो कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है, ठीक है, और वहां पे अगर मान लो मैं विशेष कोठारी देख रहा हूं कि भाई ये तो ऑडिटेड है, चलो इसके शेयर सारे खरीद लूं, तो क्या ये राइट है क्या? नहीं दोस्तों, ऑडिटर कभी भी गारंटी नहीं दे सकता, पर वो रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता है। अब गारंटी क्यों नहीं दे सकता सर? क्योंकि सर वहां पे लिमिटेशन है ऑडिट के। क्या लिमिटेशन है? अगर आप ऐसे 200 पढ़ते हो ना तो वहां पे सब्जेक्टिव लिमिटेशन है कि भाई अब जो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग को फॉलो कर रहा है वो थोड़ा उनका सब्जेक्टिव डिसीजन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन का मेथड हो गया, आप एसएलएम फॉलो कर रहे हो या डब्ल्यूडीवी फॉलो कर रहे हो, उसकी वजह से काफी आपके फिगर इंपैक्ट होते हैं ना, ऐसे कुछ लिमिटेशंस होते हैं। फिर पर आप रीजनेबल एश्योरेंस देते हो बेटा, जो आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है, पर ऑडिट रिस्क को आप जीरो, देखो ऑडिट रिस्क आप जीरो नहीं कर सकते हो क्योंकि वहां पे लिमिटेशन है बेटा, यानी कि आप गारंटी नहीं दे सकते हो कि मैंने जो भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो गारंटी है कि वैसा हो। देयर इज ऑलवेज रूम फॉर मटेरियलिटी, यानी कि आपका हमेशा एक गैप हो सकता है वहां पे। यहां पे ये अच्छा एरिया है जहां पे आपको ये एमसीक्यू के लिए टेस्ट कर सकता है ना। और दोस्तों आप क्या बोलते हो कि आपका जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो सारे मटेरियल रिस्पेक्ट में वो है क्या? यानी कि आपका जो भी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है इंडिया में, बेसिकली इंडियन एएस या फिर एएस और शेड्यूल 3 को आप जब कंबाइन करते हो ना तब वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। मतलब जैसे शेड्यूल 3 और इंडियन एएस ने बोला है वैसे ही आपका बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनना चाहिए। और क्या उस हिसाब से बना है क्या, ये ऑडिटर एंश्योर करता है, यानी कि उस पर ओपिनियन फ्रेम करता है ना। यहाँ पे फिर वो क्या करता है बेटा, आपको ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। ऑडिट रिपोर्ट एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, जैसे आप टाइटल देते हो इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, एड्रेस ही कौन है, जैसे कि टू द शेयर होल्डर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड, ऑडिटर का क्या ओपिनियन है, बेसिस फॉर ओपिनियन, यानी कि वो ये ओपिनियन तक कैसे पहुंचा। फिर आप गोइंग कंसर्न के बारे में लिखते हो कि क्या आपकी एंटिटी लॉन्ग टर्म में टिक सकती है क्या, इसके लिए बकायदा ऐसे 570 आपको पढ़ना पड़ता है। की ऑडिट मैटर जो आपके ऐसे 701 में कवर होते, अदर इंफॉर्मेशन जैसे लीगल एंड रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन आप देते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप जब ऐसे 210 पढ़ेगे ना तो मैनेजमेंट एक्नॉलेज करता है कि हाँ भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना मेरी जिम्मेदारी है। और दोस्तों फिर ऑडिटर भी एक एक्नॉलेजमेंट देता है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना ये हमारी जिम्मेदारी है। लोकेशन ऑफ द डिस्क्रिप्शन, मतलब ये कहाँ पे पर्टिकुलरली, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर साइन करता है, वो कहाँ पे उसने ऑडिट रिपोर्ट साइन किया उसका प्लेस भी मेंशन रहता है, और आपने डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट भी मेंशन किया रहता है। अब डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने ऐसे 230 कवर कराया था, आपको रिटेन करना पड़ता है जो भी आपके वर्क पेपर है, ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट के बाद तक 7 सालों तक आपको रिटेन करना पड़ता है। तो आई होप ये सारी चीज क्लियर है।